जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इन दोनों में एक ही है, इसका दो नाम है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, आज हम लोग मूल और मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये 2 बार पूछा जा चुका है कि एक बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये भाग 3 में है। किस भाग में है? ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार बाध्य योग है और न्याय योग। बाध्य योग और न्याय योग का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हरण होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में सुनेगा और उसमें न्याय देगा। अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हरण हो रहा है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दे सकते हैं, उस संस्था के खिलाफ याचिका दे सकते हैं और आपकी इस बात को न्यायालय सुनेगा और न्याय भी देगा। तो इससे ये पता चलता है कि मौलिक अधिकार क्या है, बाध्य योग हैं और न्याय योग हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या संबंध होता है। तो मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं क्या है मानव अधिकार की परिभाषा। वे अधिकार जो व्यक्ति के जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। ये किसी संविधान या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ये व्यक्ति के, जैसे अमेरिका में व्यक्ति कोई जन्म लिया है तो उसको मानव अधिकार वहीं से प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लेते ही उसको मानव अधिकार हो जाते हैं। और मौलिक अधिकार संविधान या राज्य व्यवस्था द्वारा दिए जाते हैं। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर है। मानव अधिकार व्यक्ति के जन्म लेने से ही तुरंत प्राप्त हो जाते हैं और मौलिक अधिकार हमारे राज्य व्यवस्था से मिलते हैं। तो मूल अधिकार में देख लेते हैं। मूल अधिकार में क्या है? मूल अधिकार है वे अधिकार जो देश के संविधान या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपने देश व राज्यों के व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दिया जाता है। क्या? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दिए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, मानव अधिकार के अंदर ही मूल अधिकार आते हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा चित्र सही होगा। मानव अधिकार के अंदर मूल अधिकार आते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है तुरंत उसको पहले क्या मिल जाता है? मानव अधिकार। फिर इसके बाद वो राज्य व्यवस्था या देश के संविधान से उसको क्या मिल जाते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मूल संविधान लागू हुआ था तब 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान लागू हुआ था, ये संविधान लागू हुआ था, तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट गया? आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा अधिकार इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट गया है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ये अमेरिका के संविधान, मौलिक अधिकार लिए कहाँ गए से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, अगर भारत में या भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मौलिक अधिकार भारत के बेस से ही देख रहे हैं। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है, अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देते हैं, तो इसके अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर शेष सभी, कहाँ से? 12 से 35 तक, 12 से 35 से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर मूल अधिकार
जो हैं वो सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर शेष अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को छोड़कर या कौन से अनुच्छेद निलंबन नहीं होते हैं, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। तो वो कौन से अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, मौलिक अधिकार को ही संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक बार फिर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जो भाग 3 में है। ये वाद्य योग और न्याय योग है। ये वाद्य योग और न्याय योग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो ना तो वाद्य योग है और ना न्याय योग है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पर मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का हरण होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय में अपना न्याय ले सकते हैं। मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के जन्म के लेने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो देश के संविधान के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपने देश या राज्यों के व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, हम लोग इसको याद रखेंगे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ही मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 6 अधिकार हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 अधिकार थे। एक निलंबित हो गया, वो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच सारे निलंबित हो जाते हैं। और संविधान को मूल अधिकार का, माफ करिएगा, मूल अधिकार को संविधान का मूल ढांचा कहा गया। ये तो हो गई हमारी मूल अधिकारों के बारे में बात। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं मूल अधिकारों। हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकार, जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं? इनको हमको याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला है समता का अधिकार, मतलब हर व्यक्ति समान है, सबको समान अधिकार है। वो क्या है? समता का अधिकार। अनुच्छेद कौन से कौन तक के लिए है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र, हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हम लोग इसके बाद एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अधिकार है, उसको किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे समता का अधिकार। अब हम लोग इनको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहले समानता, सब लोग समान है। फिर स्वतंत्र है। फिर यदि आपका कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध अधिकार है। फिर धार्मिक, फिर शिक्षा एवं संस्कृति, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग फिर देख लेते हैं। सबसे पहले समानता,
फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग इसको याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। फिर एक बार देख लेते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मैं इसको क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार सुनेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 12 और 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ अनुच्छेद 14 से 18 है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से हैं? ये हैं 12 से, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद कितना 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। तो भाग कौन सा है? भाग तीसरा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद एक एक करके अनुच्छेद हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, पर ऐसा देखेंगे कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है, भारत की विधि ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जिसका ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और अनुच्छेद 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन का भी सिद्धांत है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 13 के में ही न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है और अनुच्छेद 13 में ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अब हम लोग अनुच्छेद 14-15 से देखते हैं। और अनुच्छेद 13 में ही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ये मूल संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है? ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो पूछा जा चुका है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है अनुच्छेद 13 में ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। फिर अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में। पहला मूल अधिकार क्या है? समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसमें हम लोग अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समानता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष क्या है? समानता। ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया। और विधियों के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा अमेरिका से लिया गया। ठीक है, विधि के समान समक्ष समानता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति कैसी भी हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, वो विधि के समान समानता रखता है। विधि उसके साथ समान व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके समान विधि दूसरी विधि हो जाएगी या असमानता दिखाएगी, और जो गरीब है उसके प्रति समानता दिखाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के प्रति क्या रहेगा? समानता का। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो क्या होगा? विधि के समान समानता होगी। और विधियों के समान संरक्षण किसी भी व्यक्ति की कैसी भी दशा हो, कैसी भी परिस्थिति है, वो विधियों के समान कैसा होगा? उसका संरक्षण होगा। इसमें अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, अपराधी को छोड़कर, क्योंकि अपराधी को क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। ये तो हो गई अनुच्छेद 14 की बात। अब हम लोग अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें धर्म, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी वंश का हो, काला गोरा जैसा भी हो,
ठीक है। फिर कोई भी जाति का हो, किसी भी निम्न से निम्न जाति और उच्च से उच्च जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, पुरुष हो स्त्री हो, ठीक है, या जन्म स्थान कहीं भी, जैसे हमारा उत्तरी भारत से कोई है तो क्या अगर वो दक्षिण में आता है तो उसके साथ क्या भेदभाव किया जाएगा? ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, जाति का हो, कोई भी लिंग हो, जन्म स्थान हो, पर भेदभाव प्रतिबंधित है। मतलब हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है। अगर मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ तो क्या कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति घृणा रख सकता है? नहीं रख सकता है। अगर वो घृणा रखता है तो वो न्यायालय में जा सकता है और उस पर याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। ये उसका क्या है? ये उसका मूल अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। इसमें क्या है? लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, ठीक है। नौकरी में, सरकारी नौकरी में क्या है? सभी को अफसर की समानता है, सभी को एक समान है। इसमें कुछ हैं जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े, जो शैक्षिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको केवल आरक्षण दिया गया है। उनको शैक्षिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है, बाकी सभी को लोक नियोजन में अफसर में समानता है। आप लोग कहेंगे कि फिर आरक्षण जैसे SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण है, जनरल में भी अब EWS, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को क्या है? आरक्षण है, उसमें उनको ज़्यादा सीटें हैं, हमको कम है। ऐसा केवल किससे है? कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या पिछड़ी जाति में हैं, जाति के रूप में पिछड़े हैं, या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जाति के रूप में नहीं, केवल शैक्षिक रूप और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सीटों का आवंटन है और अफसर की समानता है, सभी को अफसर की समानता है। अब हम लोग अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। इसका क्या है? इसमें छुआछूत प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत है। इसमें किसी भी प्रति की हम लोग छुआछूत नहीं कर सकते हैं। इसमें 1989 में हाइजन एक्ट आया है, जिसको क्या बोलते हैं? SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम। ये पूछा जा चुका है कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? तो कब आया? 1989 को आया, जिसको हम लोग हरिजन एक्ट बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब केवल विद्या और सेना की, जैसे कोई भी सेना में कोई भी पद दिया जाता है तो वो कर्नल का पद है तो वो लगा सकता है अपने नाम के आगे, जैसे कर्नल कोई भी हो, ठीक है, वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। विद्या में डॉक्टर की डिग्री लगा सकता है, ठीक है, वो विद्या की डिग्री है, या वैज्ञानिक डिग्री कोई भी हो वो लगा सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। भारत में क्या है? उपाधियों का अंत है। किसके हिसाब से? अनुच्छेद 18 के हिसाब से, विद्या व सेना की उपाधि को छोड़कर। इसमें भारत रत्न पूछा जा चुका है कि क्या भारत रत्न उपाधियों के अंत की श्रेणी में आता है? तो हाँ, आता है। भारत रत्न भी उपाधियों के अंत में आता है। इसमें कोई भी व्यक्ति केवल बोल तो सकता है, बोल सकता है, बोलने की आज़ादी है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन ये नहीं लिख सकता है कि अगर सचिन तेंदुलकर चाहें तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर ऐसा लिखते हैं तो उनको अपनी जो उपाधि है, वो पुरस्कार है, वो वापस करना पड़ेगा। ये पुरस्कार की श्रेणी में आता है, ये उपाधियों के अंत में आता है। कोई भी व्यक्ति अपने आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म श्री ये भी नहीं लगा सकता। केवल विद्या और सेना के क्षेत्र को छोड़कर उपाधियों का अंत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किस क्षेत्र में है वो हम लोग देख लेते हैं। कहाँ से है? अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 से क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें
6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहली, सम्मेलन और सभा में बोलने की स्वतंत्रता है या सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता है। हम लोग समूह और संगठन बना सकते हैं, समूह और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। भारत में हम किसी भी राज्य में रहते हो और किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। और कहीं भी निवास करने का अधिकार, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ भी हो गया है। अब हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी जगह ज़मीन खरीद सकते हैं। कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, इसमें मानव तस्करी को छोड़कर कोई भी मानव तस्करी भारत में प्रतिबंधित है। इसमें कोई भी व्यवसाय करने का, जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय करने की हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली, सम्मेलन और सभा करने की। दूसरी, समूह और संगठन और भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का कौन से अनुच्छेद में आती है, तो वो अनुच्छेद किस में आते हैं? 19A में। 19A में कौन कौन सी आती हैं? बोलने की स्वतंत्रता आती है, आप को बोलने का स्वतंत्र है, आप कुछ भी किसी के लिए बोल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है? सोचिए, आपकी स्वतंत्रता केवल कहाँ तक है कि जो सामने वाले की स्वतंत्रता आप छीन ना रहे हों, वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी शादी में बैंड बाजा बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात बजाएंगे, ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी शादी में खुशी जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक समय है कि आप इतने समय तक बजा सकते हैं या अगले व्यक्ति को कोई भी उससे दिक्कत ना हो। ठीक है, यही स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता क्या है कि हम दूसरे वाले की स्वतंत्रता को कहीं छीन तो नहीं रहे हैं, यही स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छी बुरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। केवल कितनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि सामने वाले की कोई भी स्वतंत्रता छीन तो नहीं रहे। मौन रहने की स्वतंत्रता, व्यक्ति मौन रह सकता है। इसमें नार्को टेस्ट जो होता है वो भी इसी में आता है कि व्यक्ति अपने मौन रह सकता है, उससे ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता है। और राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता, हम भारत में कहीं भी राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है और सूचना का अधिकार है। इसके बाद सोशल साइट का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है और निजता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की अपनी पर्सनल बातें वो छुपा सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम उससे ज़बरदस्ती या किसी भी बलपूर्वक उससे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई अनुच्छेद 19 की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग फिर देख लेते हैं बाकी बचे हुए अनुच्छेद। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब हर व्यक्ति को पास ये संरक्षण है कि अगर आपके पास कोई, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है, जब तक आपका अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक आप अपने अपराध के खिलाफ, अपराध के विरुद्ध अपना संरक्षण कर सकते हैं। संरक्षण में आपके वकील का भी हक है, आप वकील भी चुन सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अपनी मर्ज़ी से आप अपने खुद संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 20 में है। अब हम लोग बात करते हैं जिसको हम मूल अधिकारों की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। 20 और 21 अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बावजूद भी ये दोनों जो अनुच्छेद है वो निरस्त नहीं होते हैं, बाकी शेष अनुच्छेद निरस्त हो जाते हैं। तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। जीवन जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? उसको आवास की ज़रूरत होगी, भोजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके बाद रहने का इंतज़ाम हो गया, खाने का इंतज़ाम हो गया, और शुद्ध पेयजल मतलब शुद्ध पानी की भी आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। इसके बाद शुद्ध वातावरण की, ठीक है। और 2 वयस्कों
की स्वेच्छा से शादी करने का भी अधिकार है। काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे कि 2 वयस्कों की मतलब अपनी लव मैरिज अपने जानू बाबू सोना से शादी करने का भी आपका अधिकार है। ये स्वेच्छा का अधिकार है। फिर इसके बाद शिक्षा का अधिकार है, निजता का, आप अपनी कोई भी बात गोपनीय रख सकते हैं, इसका भी आपको अधिकार है। और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत उपचार पाने का भी अधिकार है। इसके बाद विदेश जाने का भी अधिकार है, आप विदेश जा सकते हैं, किसी भी देश जा सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। और इसके बाद इच्छा मृत्यु का भी अधिकार जोड़ दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जोड़ा है, क्योंकि अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ का जो बहुत प्रसिद्ध इनका वाद चला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है उसके लिए आप इच्छा मृत्यु का भी अधिकार रखते हैं। केवल असाध्य रोगों की वजह से ही इच्छा मृत्यु का अधिकार है। ऐसे आप चाहें कि जाके मर जाएं जाके, ऐसा आपका कोई अधिकार नहीं है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। लेकिन आप असाध्य रोग जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, जिससे आप बहुत अधिक पीड़ा सहन कर रहे हैं, उसके लिए इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है। ये पूछा जाता है, ये कौन सा, ये अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ मुकदमा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 21A। इसको बाद में जोड़ा गया, कौन से, 86वें संविधान संशोधन से, कब, 2002 में। इसमें क्या है, इसमें है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कैसा है, शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का निःशुल्क मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, इसके बाद अनिवार्य शिक्षा का क्या मतलब है, अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर कोई भी बालक शिक्षा से वंचित रहता है तो उसके गार्जियन की जिम्मेदारी है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी है, उसके गार्जियन की जिम्मेदारी है। अगर उसको शिक्षा के लिए आप नहीं भेजते हैं तो आपके ऊपर दंडवाद कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति 6 से 14 वर्ष का है, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 21A में है, जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। हम लोग फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें कोई भी अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी इच्छा अनुसार वकील चुनने का अधिकार है और अपना स्वयं केस लड़ने का या अपनी स्वयं दोष सिद्धि तक संरक्षण करने का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता। इसको अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार की क्या कहा है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ये जीवन जीने का अधिकार है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार सबको प्राप्त है। उसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है, आवास जरूरी है, भोजन जरूरी है, शुद्ध पेयजल जरूरी है, शुद्ध वातावरण। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कोई व्यक्ति रह रहा है, आप वहाँ जाके गंदगी फैलाएं या उस वातावरण को गंदा करें, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति के लिए शुद्ध वातावरण और शुद्ध पेयजल, भोजन, आवास, इनकी सबको मूल अधिकार है, सबका अधिकार है। और 2 वयस्कों की स्वेच्छा से शादी करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, आप अपनी गोपनीयता रख सकते हैं, कोई सीक्रेट बात है उसको रख सकते हैं, निजता का अधिकार, और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत उपचार पाने का भी अधिकार है, और विदेश जाने का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब अगले अनुच्छेद के बारे में भी देख लें, हम लोग बाकी बचे हुए भी अनुच्छेद देख लेते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। इसमें गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से संरक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कारण बताना होता है कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसको अपनी पसंद का वकील चुनने का या वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी में संरक्षण होता है कि वो गिरफ्तारी होते टाइम अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है। इसके बाद गिरफ्तारी का कारण पूछने का, और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है, और उसमें
मजिस्ट्रेट के सामने जो 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करना पड़ेगा, उसमें यात्रा का समय नहीं जुड़ता है। उसमें पूछा गया है कि क्या 24 घंटे के अंतराल में जो यात्रा का समय होता है उसको जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। हम लोग अब अनुच्छेद 23 की बात कर लेते हैं। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव की खरीद। ठीक है, मानव की खरीद और बेगार तथा बालात श्रम। बेगार तथा बालात श्रम क्या होता है? ये उसकी इच्छा के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ या जबरदस्ती, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में, जबरदस्ती काम करवाया जाए। ठीक है, ये होता है बालात श्रम या बेगार प्रथा। बेगार प्रथा जबरदस्ती बालात श्रम किया जाता है और मानव के दुर्व्यापार मतलब खरीद पर प्रतिबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। ठीक है, इसी में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया 1976। ये बेगार प्रथा जो चल रही थी इसको हटा दिया गया। कब, किससे प्रतिबंधित कर दिया गया? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के हिसाब से। अब आप किसी को भी बंधुआ बनाकर या बेगार प्रथा के हिसाब से बालात श्रम या उससे काम नहीं करवा सकते हैं और मानव का दुर्व्यापार खरीद पर भी रोक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम उन्मूलन। बाल श्रम उन्मूलन क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप जोखिम भरा काम या कारखानों में काम नहीं करवा सकते, ये पूर्ण प्रतिबंधित है। ठीक है, ये तो हो गए हमारा शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, कोई भी धर्म स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से आचरण कर सकता है, अपना सकता है और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए संगठन या पैसा इकट्ठा या उसका प्रबंधन करने की सभी को स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27। किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। इसमें किसी भी विशेष धर्म, कोई भी धर्म का हम अपना प्रचार प्रसार या प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ावा करने के लिए कर वसूल सकते हैं। कर किससे वसूल सकते हैं? केवल स्वेच्छा से। इसमें क्या लिख सकते हैं? कर भुगतान, वो भी कैसा? स्वेच्छा से। ये नहीं कि आप किसी पर जबरदस्ती करें या हम किसी पर भी बाध्य करें, किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। स्वेच्छा से वो प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। जैसे मदरसाओं वगैरह में अपने उपासना या शिक्षा धार्मिक करने के लिए उपस्थित होने का अधिकार, मतलब हम किसी भी धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने का भी अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार की। इसमें अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें वर्ग, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, कोई भी वर्ग है, उसकी भाषा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। सभी को अपनी भाषा और संस्कृति बनाने का अधिकार है। बात करते हैं अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रबंधन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक किस हिसाब से देखे जाते हैं? अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के हिसाब से देखा जाता है कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं। अभी वर्तमान में 6 धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक
संस्थाओं की स्थापना, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रबंधन करने का अधिकार है। अब हम लोग अनुच्छेद 31 की बात करते हैं, जो निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 निश्चित कर दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। इसको कहाँ कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद को कहाँ कर दिया गया? 300A में कर दिया गया। जो अनुच्छेद 31 था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या विधिक अनुच्छेद बना दिया गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या 5 प्रकार की रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रशा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? कि किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर परमादेश, किसी भी कर्मचारी को उसके अगर कार्य वो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं परमादेश। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर कोई भी सरकारी लाभ पर जो है वो अगर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रहा है तो हम परमादेश से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा में क्या है कि हम किसी भी सरकारी लाभ पर जो भी व्यक्ति है उसकी योग्यता का हम अधिकार प्रच्छा से योग्य है या नहीं है इसके बारे में पता कर सकते हैं। फिर प्रतिषेध क्या है? ये हमारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यक्षेत्र को बताने के लिए प्रतिषेध के तहत याचिका दायर करते हैं या प्रतिषेध के माध्यम से उनका कार्यक्षेत्र बताते हैं। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को बताएगा कि आप इस क्षेत्र पे या इस विषय पे अपना कार्य कर सकते हैं या उनका कार्यक्षेत्र बांट देगा। उत्प्रेषण क्या होता है कि जो न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, वो किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय में कोई विशेष आ गया है कारण, तो उसको अपने पास बुलाकर उसमें संतोष या कुछ भी संतुष्टिकरण करके उसको अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये क्या है? उत्प्रेषण। अब हम लोग बात आगे कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा और चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इसमें सुनवाई कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना। इसमें कोई भी सरकारी लाभ पर है, उसका कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम याचिका दायर कर सकते हैं। फिर अधिकार प्रच्छा, जिस अधिकार पर वो है, वो जिस लाभ पर के पद पर है वो उसके योग्य है या नहीं। प्रतिषेध, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बताने के लिए प्रतिषेध के जरिए से बताता है। उत्प्रेषण क्या होता है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी विशेष उपबंध को लाकर उसमें सुधार कर सकता है। ये हमारे 5 हो गए, लेकिन यूएसए के संविधान में 6 लेखों का प्रावधान है। यूएसए अमेरिका के संविधान में 6 लेखों का प्रावधान है। छठा क्या है? इंजंक्शन, जिसे हम निषेधाज्ञा कहते हैं। भारत में निषेधाज्ञा एक कानूनी अधिकार है। ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत
हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं? उसके पास 6 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रसार, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और निषेधाज्ञा, इंजेक्शन जिसे बोलते हैं। ये 6 उसके पास अधिकार क्षेत्र हैं। जो छठा है निषेधाज्ञा, ये एक कानूनी अधिकार है। भारत में ये कानूनी अधिकार है, लेकिन संविधान से जो हमने ये 5 लिए हैं, ये संविधान में या यूएसए के संविधान में 6 लेखों का प्रावधान है, लेकिन भारत में छठा जो है निषेधाज्ञा, ये एक कानूनी अधिकार है। इसका अधिकार किसके अधीन है? हाई कोर्ट के अधीन है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 क्या है? सशस्त्र बलों, सुरक्षा संस्थानों या गुप्तचर संस्थानों के व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार प्रतिबंधित है। अगर गुप्तचर कोई पकड़ा जाता है या गुप्तचर क्या करते हैं, अपने जासूसी होते हैं, गुप्तचर जासूसी करते हैं, तो उनके मूल अधिकार पर प्रतिबंधित लग हो जाता है, वो मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 34 की, मार्शल लॉ। जहाँ सैन्य विधि लागू होती है वहाँ मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं। क्या होता है? जहाँ सैन्य विधि लागू होती है वहाँ मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं। अब हम अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। मौलिक या मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद अपने नियम कानून बना सकती है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद नियम व कानून बना सकती है। ये हमारे हम 12 से 35 तक सारे अनुच्छेद हो गए, जिनको हमने भली बात बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।